So I welcome you all in the series of polity. Today is lecture 8 and we will study union and its territories. ठीक है, तो चैप्टर से ये हमें पता चलता है कि किसके बारे में बात हो रही है। यूनियन मतलब कि हमारी कंट्री को यूनियन कहा गया ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया। एंड इट्स टेरिटरी है ना, टेरिटरी का मतलब कि इसकी बाउंड्री कहां तक है ना। तो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी भी देश की पॉलिटी को या गवर्नेंस को पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें सबसे पहले उस देश का नाम पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए कि इसकी टेरिटरी कहां तक है ना, इसका एरिया कहां तक है, इसकी बाउंड्री कहां तक है। तो ये यही बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कंटेंट बताऊंगी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो पढ़ने जा रहे हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, कि इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया है ना। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स, कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की, उनकी बाउंड्री को चेंज करने की, उनके मैप को चेंज करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, पार्लियामेंट मींस, अरे हिंदी मतलब नहीं मतलब पार्लियामेंट में कौन कौन है? हाँ एग्जैक्टली है ना। तो ये स्टेट्स के पास पावर नहीं है कि बाउंड्री की खुद ही चेंज कर लेंगे, पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, लोकसभा राज्यसभा के पास है। ठीक है, और फिर बाद में प्रेसिडेंट आते हैं पिक्चर में, जो उस बिल को साइन करके एक्ट बनाते हैं, है ना। द थर्ड वन इज एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश। हमने एक बार बांग्लादेश के साथ अपने कुछ टेरिटरीज को एक्सचेंज किया था कि कुछ गांव थे, 111 गांव उनको दिए थे और कुछ गांव उनसे लिए थे, शायद 51 है ना विलेजेस उनसे लिए थे। तो अपनी नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर था वो, तो हमने रीऑर्गेनाइज किया था अपनी बाउंड्री को विद बांग्लादेश। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, 2-3 लाइन। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, कि पहले पिक्चर क्या थी? 14 स्टेट्स थी, 6 यूनियन टेरिटरी थी। तो बाद में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज कैसे हो गई? ये तो पता होगा ना, 8 यूनियन टेरिटरी और 28 स्टेट्स। ठीक है, जब तेलंगाना बना तो 29 हो गई थी। फिर क्या हुआ? जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट नहीं रहा ये आपका 2019 में उसको क्या किया गया? 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। द वन इज जम्मू एंड कश्मीर, अनदर इज हाँ लद्दाख। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि यूनियन टेरिटरीज 8 हो गई और टोटल स्टेट्स हमारे पास कितनी हो गई? 28। 8 यूनियन टेरिटरीज के नाम मुझे कौन बताएगा? ये लड़की पेपर क्लियर करेगी, मैं बता रही हूँ आज। हाँ बिल्कुल। नहीं, अंडमान निकोबार के बाद पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल। हाँ हम्म 8 चलो लर्न होनी चाहिए। 8 यूनियन टेरिटरीज नॉर्थ से स्टार्ट होकर के मैप पे भी पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम ये 4 चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट कहां से होता है? आर्टिकल 1 से, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल अनुच्छेद 1 से, आर्टिकल 1 से। तो वो आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है, ये एग्जैक्ट मैंने यू की डेफिनेशन उठा रखी है जो उस एक्ट में लिखी हुई है, इंडिया दैट इज भारत। तो पहली चीज क्या बताई आर्टिकल 8 ने कि हमारे देश का नाम क्या है? ठीक है, इंडिया दैट इज भारत। पहले डिबेट थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि कोई कह रहा था कि नहीं हमें मॉडर्न नाम जो है वो चूज करना चाहिए इंडिया, कोई कह रहा था नहीं हमें अपने ट्रेडिशनल नाम भारत पे रहना चाहिए। तो डिबेट को सेटल कर दिया गया और नाम रख दिया इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरी बात इसने क्या बताया कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑल द फेडरेशन जैसी क्वालिटीज है हमारे देश की पॉलिटी में, बट इसको क्या कहा गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऐसा क्यों कहा गया इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्या बताया? नाम। दूसरा क्या बताया? नेचर ऑफ पॉलिटी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अच्छा, जब स्ट्रक्चर फेडरेशन जैसा है ना, फेडरल पावर्स है हमारे यहां पर, तो उसको फेडरेशन क्यों नहीं कहा गया और उसको यूनियन क्यों कहा गया? यूनियन शब्द का चुनाव क्यों किया गया? उसके 2 रीजन थे। पहला रीजन तो ये था कि देखो फेडरेशन जब भी बनता है ना, वो एग्रीमेंट ऑफ स्टेट से बनता है। कुछ स्टेट्स मिलकर के अग्री करते हैं कि हम इस फेडरेशन का पार्ट बनना चाहते हैं, एक फेडरेशन बनाना चाहते हैं, और दैट वे वो फेडरेशन बनता है। और क्या होता है कि वो स्टेट उस यूनियन से अलग हो सकती है, उस फेडरेशन से अलग हो सकती है।
इंडिया में दोनों ही केस नहीं है कि इंडिया जो बना वो स्टेट्स के एग्रीमेंट से नहीं बना, बल्कि इंडिया का एग्जिस्टेंस था और उसने स्टेट्स को बनाया है ना। तो पहला तो इसलिए फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। दूसरा क्या हुआ कि वो जितनी भी स्टेट्स उसने बनाई है वो इससे यूनियन से अलग नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें क्या कहा कि ये जो यूनियन है ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, कोई भी इसको तोड़ करके आगे नहीं निकल सकता, अलग नहीं हो सकता, तो डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता इसका। फेडरेशन का हो सकता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें जो स्टेट्स थी उन्होंने मिलकर के एग्रीमेंट बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम दिया गया उसको। ठीक है, वो स्टेट्स जब भी चाहे अपनी बाउंड्री ऑल्टर कर सकती है, उससे अलग भी हो सकती है बाय एन एग्रीमेंट, है ना। पर यहां ऐसा नहीं है, कोई स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये दो रीजन थे। पहला रीजन ये कि अग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स के बीच में इस फेडरेशन को बनाने का। दूसरा ये है कि कोई भी इससे अलग नहीं हो सकती, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो शब्द क्या नाम दिया है, इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल है। आफ्टर दैट ये कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन, फिर दूसरा, पहली बात तो ये हमारे आर्टिकल 1 ने मुझे क्या बताया, इंडिया दैट इज भारत, और क्या बताया, इट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, नाम और पॉलिटी का नेचर बताया। दूसरी चीज क्या बताई, स्टेट एंड टेरिटरीज शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। इन टेरिटरीज का नाम और इन स्टेट्स का नाम कहां लिखा हुआ होगा, फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, तो जब भी कोई नई स्टेट बनती है या किसी स्टेट का नाम चेंज होता है तो कहां चेंज होता है, फर्स्ट शेड्यूल, क्योंकि वहां सभी का नाम मेंशन है ना। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, तो ये कहता है कि हमने बात तो कर दिया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, अब इस टेरिटरी में कौन कौन होगा, स्टेट्स होंगी सबसे पहले, तो जितने भी राज्य होंगे वो होंगे। नेक्स्ट कौन होगा, यूनियन टेरिटरीज, है ना, फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़, दिल्ली, ये भी तो होंगे ना इस टेरिटरी में। देन सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर किसी भी टेरिटरी को कभी जाकर के एक्वायर करेगी तो वो भी इस टेरिटरी का पार्ट बन जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि एक एक्सप्रेशन था यूनियन, है ना, यूनियन क्या था, स्टेट्स इकट्ठा है यहां पर। दूसरा एक्सप्रेशन क्या था, टेरिटरी, है ना। दोनों क्या है, इंप्लाई तो एक ही चीज को करते हैं, बट दिस इज वाइडर। वाइडर कैसे कि टेरिटरी में कौन कौन इंक्लूडेड है, स्टेट्स, यूटीज एंड जो भी एक्वायर की जाने वाली टेरिटरीज है। पर यूनियन में क्या है, सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट ही तो बोला है। तो अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं, विच वन इज वाइडर, द एक्सप्रेशन टेरिटरी इज वाइडर, द वर्ड टेरिटरी इज वाइडर। वो नैरोअर एक्सप्रेशन है, नैरो एक्सप्रेशन है यूनियन, उसमें सिर्फ स्टेट्स की बात की गई। ठीक है, आफ्टर दैट ये कह रहा है कि जितने भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में होंगे वो सारी इन स्टेट्स के ऊपर जो फिर शेड्यूल में मेंशन की जिनका नाम है और यूटीज है उन सब पे एप्लीकेबल होंगे। और क्या कहता है कि जो स्टेट्स है वो कैसे एडमिनिस्टर की जाएंगी, गवर्नमेंट जो है स्टेट में उनके द्वारा, और यूटीज को और जो एक्वायर्ड टेरिटरीज है उनको कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या प्रोवाइड करेगी, इनके ऊपर कैसे गवर्नमेंट चलानी है, क्या करना है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। स्टेट्स में किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स का। ठीक है, तो दूसरी बात ये कहती है। अब ये कहता है कि क्या सब पे जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है, क्या इन सारी जो शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन स्टेट है सबके ऊपर लागू होंगे, एक समान लागू होंगे, नहीं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल 5th शेड्यूल एरिया के बारे में आपने पढ़ा, 6th शेड्यूल एरिया जिसमें ट्राइबल एरियाज की बात हुई है 5th और 6th शेड्यूल में, तो वहां क्या है कि वहां थोड़े प्रोविजन अलग हो जाएंगे उनके कल्चर को देखते हुए, है ना। और दूसरा क्या है, पार्ट 21 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कुछ स्टेट्स का नाम मेंशन है, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है उनको, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है वो। ठीक है, तो उनके लिए प्रोविजन थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं बाकी की स्टेट से। ठीक है, तो ये था आपका बेसिकली आर्टिकल 1 जिसमें सारी की सारी बात कही गई है। तो ये जो एक्सप्रेशन है जो इन्होंने सी पार्ट दिया है, तो ये कह रहा है कि इंडिया जो कि एक सोवरेन कंट्री है वो दूसरों की टेरिटरी एक्वायर कर सकता है, सोवरेन है ना, कर सकता है, पर ऐसे नहीं कि उठा करके वो किसी की टेरिटरी को इंक्लूड कर लिया अपने में। जो इंटरनेशनल लॉज है
उनके अकॉर्डिंग। और वो क्या कहते हैं कि या तो आपने सेक्शन से किया हो, पहला तरीका ये हो सकता है, ठीक है, ट्रीटी कर ली किसी के साथ, किसी दूसरी कंट्री ने आपको टेरिटरी गिफ्ट में दे दी, या आपने परचेज कर ली। पहला तरीका तो ये हो सकता है ना। ये बेसिकली मान्य तरीका है ना, इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा होता है। देन दूसरा तरीका है ऑक्यूपाई कर लिया उस टेरिटरी को। पहले उस पर किसी भी रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट का अधिकार था नहीं, हमें लगा हम इसको एक्वायर कर सकते हैं, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं रखा तो वो हमारी हो गई, ठीक है। प्लॉट कब्जाने जैसी बात है जिसका कोई मालिक नहीं हो, है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं। देन थर्ड वे इज कॉन्क्वेस्ट किया जा सकता है, सबजुगेट किया जा सकता है, लड़ाई में जीता जा सकता है अगर हम किसी कंट्री के साथ वॉर पे हैं तो, ठीक है। तो ये तीन तरीके इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हैं। तो इंडिया भी एक सॉवरेन कंट्री है, इसके ऊपर किसी की कोई वो चलती नहीं, खुद की का मालिक खुद है। तो हम ये तीन तरीकों से अपनी टेरिटरी को, किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट ये कहता है आर्टिकल 2, जैसे एग्जांपल है आपके पास कोई कि हमने कहीं से कोई टेरिटरी एक्वायर की हो, थोड़ी पॉलिटी अगर पहले पढ़ी हो, कुछ टेरिटरी हमने कहीं से एक्वायर की है, एग्जांपल है आपके पास? वेरी गुड। देन नहीं, मणिपुर नहीं कह सकते हम, सिक्किम का नाम लिया जा सकता है ना, और गोवा, पुडुचेरी, ये नाम लिए जा सकते हैं। इनको हमने एक्वायर किया है अलग अलग तरीकों से, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 क्या कहता है, ये स्टेटमेंट यहां पर लिखी हुई है, पार्लियामेंट में बाय लॉ, लॉ बना करके पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एडमिट इनटू द यूनियन, किसी भी स्टेट को यूनियन में एडमिट कर सकती है। दूसरा, एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट, ठीक है। दो काम कर सकती है, पहला काम तो क्या है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट थी कहीं पे, उसको हमने अपने यूनियन में एडमिट कर लिया। दूसरा क्या है कि नई स्टेट जो ऑलरेडी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं, हमने क्रिएट कर दी। क्या तेलंगाना एग्जिस्टेंस में था? क्रिएट कर दिया, है ना। तो कोई भी चीज क्रिएट की जा सकती है नई, या कोई पुरानी चीज को यूनियन में एंटर कराया जा सकता है, उसको एडमिट किया जा सकता है, ठीक है। ये उनके लिए जो अभी इंडिया का पार्ट नहीं है। आर्टिकल 2 सिर्फ उन टेरिटरी के बारे में बात करता है विच आर नॉट येट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। बल्कि तेलंगाना का भी एग्जांपल मैंने ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं दिया है, तेलंगाना का एग्जांपल आर्टिकल 3 में ज्यादा अप्रोप्रिएटली दिया जा सकता है, ठीक है। ये पुराने टाइम की पुडुचेरी हो सकती है जो वो फ्रेंच के अंडर थी और हमने उसको एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो ऐसी आर्टिकल 2 स्टेट्स के बारे में बात करता जो इंडिया का पार्ट अभी नहीं है, और उनको हम क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं या एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 3 के बारे में देखते हैं अभी, आर्टिकल 3 क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 3 कहता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, या वो क्या कर सकती है, नई स्टेट की फॉर्मेशन कर सकती है, एरियाज को ऑल्टर कर सकती है, किसी का एरिया कम ज्यादा कर सकती है ना, बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकती है, नाम में बदलाव कर सकती है किसी भी स्टेट के, ठीक है। तो आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट पावर ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट तो बहुत कुछ कर सकती है, मतलब इंडिया के मैप को रीड्रॉ कर सकती है पार्लियामेंट, है ना। तो क्या कर सकती है, न्यू स्टेट बना सकती है, जैसे बहुत सारी बनी हुई है, यहां मैं एग्जांपल दे सकती हूं तेलंगाना का, या भी J&K को 2 यूटीज में डिवाइड कर देना। देन ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ऐसा कर सकती है, नाम भी बदल सकती है। बहुत सारी स्टेट्स के बदले हैं जो हम एंड में पढ़ेंगे बिल्कुल, कि किन किन स्टेट्स के नाम बदले गए, जैसे उत्तरांचल को चेंज करके उत्तराखंड किया गया, है ना। आफ्टर दैट कोई भी नई स्टेट बना सकती है ना, कैसे बना सकते हैं, 2 स्टेट को जोड़कर या 2 स्टेट को आप तोड़कर, मतलब एनीथिंग, यूनाइट भी किया जा सकता है किसी एरिया को और उनको अलग भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी 2000 में वो 3 स्टेट्स बनी थी, यूपी को तोड़ करके हमने उत्तराखंड बनाया था, देन सेम गोज विद झारखंड, है ना। तो ऐसा कर सकती है ना, एरिया को इंक्रीज कर सकती है किसी भी स्टेट के, डिक्रीज कर सकती है, बाउंड्रीज को अल्टर कर सकती है और नाम में बदलाव कर सकती है। तो ये पार्लियामेंट की
पावर है, ठीक है। इट इज जो बेसिकली आर्टिकल 3 की स्टेटमेंट ऐसे कहती है, पर ये कहती है कि आप ये तो करोगे पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। किन चीजों का? 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो क्या? प्रायर रिकमेंड, ऐसा कोई भी बिल आप अगर लेकर के आओगे, आपको किसकी जरूरत है? प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत है। प्रेसिडेंट से पूछे बिना ऐसा कोई बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। इसी पे क्वेश्चंस आते हैं, इन स्टेटमेंट्स पे, याद रखना। और ऐसे बिल को क्या ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, पर कैसे किया जाएगा? प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट से। तो पहली शर्त तो ये हुई कि आप बदल सकते हो, एरिया भी बदल सकते हो, बाउंड्री भी बदल सकते हो, नाम भी बदल सकते हो, पर 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात का ध्यान कि प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से वो बिल पार्लियामेंट में आए। दूसरी बात का ध्यान कि ये स्टेट को रेफर किया जाना चाहिए प्रेसिडेंट के द्वारा, कंसर्निंग जो स्टेट है उसको रेफर किया जाना चाहिए कि आप अपने व्यूज बताओ विद इन स्पेसिफाइड टाइम। ये सारा का सारा आर्टिकल 3 इसी की बात कर रहा है ये, ठीक है। ये सारी की सारी यही बात बोल रहा है कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट से आएगा। दूसरा क्या आएगा? रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट, कि आप अपने व्यूज एक्सप्रेस करो इस पर कि क्या करना चाहिए, और एक स्पेसिफिक टाइम प्रोवाइड करेगा प्रेसिडेंट उनको अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए। पर क्या प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट उनके व्यू से बाउंड है? नहीं, सिर्फ पूछा गया है, ठीक है। दे आर नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ स्टेट्स। ऐसे तो फिर वो चेंज ही नहीं होने देंगे कुछ भी, है ना। तो दे आर बेसिकली नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ स्टेट। और ना ही, देखो अभी एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें तो बहुत सारी अल्टरेशन होती रहती है ना टाइम टू टाइम। अब ऐसा थोड़ा कि हर बार उसको फिर स्टेट लेजिस्लेचर को भेजा जाएगा, हर बार भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये सिर्फ स्टेट के मामले में है, यूनियन टेरिटरीज के मामले में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो याद कि स्टेट के बारे में तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में हो सकता है। तीसरी बात क्या? कि स्टेट्स के व्यूज एक्सप्रेस किए जाएंगे विद इन स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। बट ये यूटी के केस में नहीं होता है। चलिए एक छोटा सा जो आर्टिकल आपका 3 की स्टेटमेंट जो कह रही है उसके ऊपर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। ये तो मैंने सोच लिया कि जो बता दिया आपको कि जो स्टेट्स है वो यूनियन को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकती, यूनियन को तोड़कर नहीं जा सकती, पर क्या यूनियन स्टेट को डिस्ट्रक्ट कर सकता है? सिंपल यस और नो का आंसर चाहिए। हाँ कर सकता है, वही तो बोल रहा है ना कि मैं बाउंड्री चेंज कर सकता हूं, मैं घटा सकता हूं, मैं बढ़ा सकता हूं, बिल्कुल भी खत्म कर सकता हूं, है ना। तो यूनियन कैन डिस्ट्रक्ट द स्टेट्स बट स्टेट्स कैन नॉट डिस्ट्रक्ट द यूनियन, वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है। चलिए अब आर्टिकल आता है 4। इस चैप्टर में 4 ही आर्टिकल थे आपका। आर्टिकल 1 ने क्या बताया? नाम और पॉलिटी बताया। आर्टिकल 2 ने क्या बताया? कि जो टेरिटरी अभी इंडिया का पार्ट नहीं है उनको एस्टेब्लिश किया जा सकता है, एडमिट किया जा सकता है इनटू द यूनियन। आर्टिकल 3 ने क्या कहा? कि पार्लियामेंट की पावर क्या क्या है। अब आर्टिकल 4 बोलता है कि जब भी ये पार्लियामेंट स्टेट्स की बाउंड्री को चेंज कर रहा होगा या ऑल्टर कर रहा होगा तो मैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं मानूंगा या अमेंडमेंट नहीं मानूंगा, ठीक है। इसको एनी लॉ जो आर्टिकल आपके 2 और 3 के अंडर हो रहा है, ये अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एज मे बी नेसेसरी, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। तो ये समझ गए, एक सिंपल रीड्रॉ ऑफ बाउंड्री होगा, इसको अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा। आर्टिकल 4 सिर्फ यही बात बोलता है आपको। अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा या नहीं होगा, ये कहां से आया था क्वेश्चन? पहली बार मैं बता चुकी हूं आपको कि ये बेसिकली
किसी भी टेरिटरी को आप मतलब बेसिकली किसी भी स्टेट को आप एडमिट करते हो या नई स्टेट एस्टैब्लिश करते हो, ये बाउंड्री में चेंज होता है पार्लियामेंट, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। ये कब डिसाइड हुआ? क्या कोई टेरिटरी थी जो हमने किसी से ली थी या किसी को देने की बात आई हो? कुछ बांग्लादेश से रिलेटेड बेरूबेरी यूनियन केस पढ़ा था प्रियम्बल में, उसमें हुआ क्या था? मैंने पूरी कहानी बताई थी, कहीं नहीं थी वो, मैं ढूंढ के लाई थी वो कहानी, पर तुम बोले ठीक है, क्या हुआ था उस केस में, क्या हुआ था? बेरूबेरी नाम की एक टेरिटरी थी, ठीक है, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 की बात है ना, तो पाकिस्तान दो पार्ट में बटा ना, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान को जो आज हम क्या कहते हैं, बांग्लादेश, 1971 के बाद से उसको बांग्लादेश कहा जाने लगा। तो एक जगह का नाम था बेरूबेरी, जो रेड क्लिफ ने अवार्ड किया ना, ये तो कि किसका बॉर्डर कहां से डिसाइड होगा, तो रेड क्लिफ ने कहा कि बेरूबेरी इंडिया के पास रहेगा, पर इसको लेकर के इंडिया और पाकिस्तान में डिस्प्यूट हो गया। पाकिस्तान कहने लगा ये तो मेरे ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट है बेरूबेरी, आप इसको दो। तो नेहरू और मून जो उनके उस वक्त उनके जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, मैंने बताया था, तो दोनों ने एग्री किया कि भाई हाफ मैं आपको दे देता हूं, हाफ मेरे पास रह जाएगी, हाफ आप डिवाइड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आया कि क्या इंडियन पार्लियामेंट किसी को अपनी टेरिटरी सीड कर सकती है, दे सकती है? ये पावर है भाई, अल्टर करने की पावर है, चेंज करने की पावर है, एडमिट करने की पावर है, क्या छोड़ने की पावर है? तो क्वेश्चन आया कि नहीं है। आप अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आप अपनी टेरिटरी किसी भी दूसरी स्टेट को या फॉरेन कंट्री को सीड नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेरूबेरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको बिना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए नहीं दे सकते, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा। तब आया 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960, और उसके तहत बेरूबेरी को किसको दिया गया, यूनियन को। तो अगर किसी को दे रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, पर किसी से टेरिटरी ले रहे हैं तो इट विल नॉट अमाउंट टू, या नई स्टेट बना रहे हैं, नॉट अमाउंट टू अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब 1969 में भी सुप्रीम कोर्ट का एक अलग से व्यू आया। उन्होंने कहा कि देखो, एक तो होता है अपनी टेरिटरी को सीड करना देना, एक होता है रीएडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्री या बाउंड्री को सेटलमेंट में करना। फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से बांग्लादेश के कुछ गांव हमारी साइड आ रहे थे, हमारे कुछ गांव बांग्लादेश के पास जा रहे थे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली वो कोई ज्यादा अच्छा सा या कोई कन्वीनियंट अरेंजमेंट नहीं था, तो उन्होंने कहा कि देखो, बाउंड्री की सेटलमेंट करना इज डिफरेंट और सीड करना इज डिफरेंट। सीड करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, पर अगर आप बाउंड्री रीएडजस्ट करोगे या बाउंड्री अग्रीमेंट करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सिंपल एग्जीक्यूटिव एक्शन से किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारी पाकिस्तान के साथ अगर किसी भी बाउंड्री को लेकर के डिस्प्यूट है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा, वो जब भी सेटल की जाएगी एग्जीक्यूटिव एक्शन से सेटल की जा सकती है। ठीक है, चलिए अब एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी विद बांग्लादेश, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, हमने 51 इनक्लेव्स उनसे लिए थे और उनको 111 इनक्लेव दे दिए थे। ठीक है, तो ये वाली बात बेसिकली हुई थी। चार बेसिकली स्टेट थी, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा, जिनकी बाउंड्रीज से थोड़े से एडजस्टमेंट, थोड़े से चेंजेस किए गए थे, इसीलिए फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 100th आया। ठीक है, तो याद रखना 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 इज रिलेटेड टू, बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया और बांग्लादेश की लगभग लगभग 4096 किलोमीटर बाउंड्री है हमारे साथ, इंडिया के साथ, तो वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट उसके साथ की गई थी। चलो, हाँ, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, जब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया दो पार्ट में था, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, दूसरा क्या था, प्रिंसली स्टेट्स।
दो तरीके से डिवाइडेड था ना, ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, वो कहने को प्रिंसेस के अंडर थी बट अल्टीमेटली चलती तो ब्रिटिशर्स की ही थी। तो इन्होंने कहा कि देखो, अब जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुई, इंडिया को मिली, तो टोटल कितनी प्रिंसली स्टेट्स थे उस वक्त? 552। इनमें से 549 ने ज्वाइन कर लिया इंडिया को, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स ने उस अरेंजमेंट में ये बोला था ना कि जो प्रिंसली स्टेट्स है उनके पास फ्रीडम है, वो चाहे तो इंडिया को ज्वाइन करे, चाहे पाकिस्तान को ज्वाइन करे, और चाहे तो किसी को भी ज्वाइन ना करे, ये फ्रीडम दी थी ना। तो 552 में से 549 ने ज्वाइन कर लिया। वो अलग बात है कि कैसे कर लिया, ठीक है, दैट इज अनदर क्वेश्चन, वो कभी पढ़ना, अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी तुम्हें यूट्यूब पे, सुनना। देन 3 टेरिटरी जो बची, द फर्स्ट वन वाज, इसको क्या कर लिया गया? पुलिस सेक्शन से मिला लिया गया, ऑपरेशन पोलो। जूनागढ़ रेफरेंडम से, वहां के लोगों ने बोल दिया कि हमें तो इंडिया के साथ जाना है, हमें मतलब प्रिंस को अपना हेड रखना ही नहीं है। देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन, ये राजा हरि सिंह ने साइन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। ये पूरी स्टोरी है, किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो राजा हरि सिंह के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन प्रॉपर साइन हुआ था, और कश्मीर वाज टेकन एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। अब कोई कितनी भी लड़ाई मचा ले है ना, पेपर्स तो हमारे पास नेक्स्ट इज, तो अब ये क्या हुआ कि देखो, ये तो हो गया कि सारी की सारी स्टेट्स से, प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया, इंडिया बन गया भाई, कंट्री बन गया। अब प्रॉब्लम कहां आने लगी? डिफरेंट लिंग्विस्टिक जो स्टेट्स थी उनके बीच में, स्पेशली साउथ इंडिया में, कि डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, हमें तो लैंग्वेज के आधार पर स्टेट दे दो, ठीक है, ऐसा लोगों ने बोलना शुरू किया। तो सबसे पहले आया धर कमीशन, एस के धर की चेयरमैनशिप में 1948 में। तो इसको क्या कहा गया? लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, ठीक है, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन कहा गया इसको, कि भाषाई आधार पर डिवाइड कर दो सारे प्रोविंसेस को, है ना। तो इसने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। इसने कहा कि देखो, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे होना चाहिए, कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना इजीली हो सकता है, ना कि भाषाई आधार पर। ये तो देश को तोड़ने जैसा हो जाएगा। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो धर कमीशन का व्यू क्या था? नहीं करना चाहिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे। लोगों को तब भी चैन नहीं पड़ा। फिर 1948 के दिसंबर में जेवीपी कमेटी आई, जिसके मेंबर्स कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, ये 3 मेंबर्स थे इसके। आपको मेंबर्स भी पता याद होने चाहिए। और इसने फिर क्या किया? यार यहां आ गया, रिजेक्टेड लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। इसने भी मना कर दिया कि भाई नहीं, अब भाषाई आधार पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता। पर प्रॉब्लम कहां आई? 1953 में आंध्रा, जो कि तेलुगु स्पीकिंग एरिया था मद्रास का, तेलुगु बोलने वाले लोग थे, वो आंध्रा में आना चाहते थे, वो एक नई स्टेट चाहते थे अपने लिए, और बनाना भी पड़ा, क्योंकि एजिटेशन इतना स्ट्रांग हो गया कि एक बंदे ने वहां पर क्या किया, अपने आप को आग लगा ली, एंड ही डाइड। तो उस बेसिकली सिचुएशन को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनानी पड़ी, एंड दैट बिकेम आंध्रा, ठीक है। जबकि 1950 में बेसिकली हमारी अरेंजमेंट कैसी थी? ऑलमोस्ट 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन कर रखी थी। पहले ऐसा नहीं था, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। क्या था? पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट, और पार्ट डी में सिर्फ अकेला अंडमान निकोबार था, ठीक है। पार्ट ए में कौन से आते थे? गवर्नर्स प्रोविंसेस आते थे, जिनमें गवर्नर की हेल्प से वो चलता था। देन 9 प्रिंसली स्टेट्स से जिनमें लेजिस्लेचर था, वो अलग से पार्ट बी में रख रखी थी। आफ्टर दैट पार्ट सी में 10 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से चलते थे, ठीक है। एंड पार्ट डी में अकेला अंडमान एंड निकोबार। तो 1950 में ये स्ट्रक्चर था हमारे देश का। चलिए, अब तीसरा कमीशन आता है उसी लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने के लिए, कि अभी क्या किया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या किया जा सकता है। क्योंकि देखो, एक स्टेट जब बनती है, आधार पर बन गई, लिंग्विस्टिक आधार पर बन गई, तो अब क्या कैस्केडिंग इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, दूसरी स्टेट्स भी डिमांड करना शुरू कर देती है। तो तब आया फजल अली कमीशन, जिसके मेंबर थे फजल अली वाज द चेयरमैन, जाहिर सी बात है, के.एम. पनिकर एंड एच.एन. कुंजरू। इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, लिंग्विस्टिक आधार पर जो है वो प्रोविंसेस को बना दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा कि 1 लैंग्वेज और 1 स्टेट, ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं अपनाई जाएगी।
कि बिल्कुल उसी आधार पर मैप ड्रॉ कर दिया जाए कि यहां तक तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, यहां तक तमिल बोलने वाले लोग हैं, यहां पंजाबी बोलने वाले हैं, तो इनको अलग कर दो। वन लैंग्वेज वन स्टेट का फॉर्मूला नहीं अपनाया जा सकेगा। हाँ, भाषाई आधार पर कुछ लोगों को एक साथ किया जा सकता है, ठीक है। पर इन्होंने कहा कि 4 मेजर फैक्टर को आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो। ये पूछा गया है कई क्वेश्चंस में, टेस्ट सीरीज में स्पेशली पूछा जाता है। देन कि पहला तो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को प्रिजर्व रखा जाए इस देश की। देन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी का ध्यान रखा जाए। होमोजेनिटी क्या होती है? एक जैसा होना, कि कल्चर कहां एक जैसा है, भाषा कहां एक जैसी है, उसका ध्यान रखा जाए। देन फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन जरूर होनी चाहिए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइनेंसेस पे कैसा असर पड़ेगा, इकोनॉमी पे कैसा पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलेगा अगर हमने ऐसे रिऑर्गेनाइज कर दिया तो। ये ध्यान रखो। दूसरा क्या है? प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज नेशन एज अ होल। ठीक है, कि लोगों को स्टेट में तो हमें ध्यान रखना ही रखना है, पर इस देश का एज अ होल भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हुए आप एक स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पर रिऑर्गेनाइज कर सकते हैं। 3 कमीशन बने, ठीक है, तीनों में से 2 ने रिजेक्ट किया अर्लियर, और लास्ट जो फजल अली था उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ये कह रहा है 1950, इसने क्या रेकमेंड किया कि भाई देखो, एक तो ये 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन खत्म करो, जो मैंने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स बताई। दूसरा इसने कहा कि इनको ना स्टेट और सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज के हिसाब से डिवाइड करो इस देश को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एक्सेप्ट किया, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन को खत्म कर दिया गया, और 16 स्टेट और 3 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज के साथ देश को रिऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 1956 में कि पार्ट ए, पार्ट बी जो स्टेट अलग अलग कर रखी थी, इनको खत्म करो, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो ऑलरेडी मिल चुकी थी इंडिया में, तो अलग से क्लासिफिकेशन क्या करना है उनका। देन सी को अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, तो थोड़े चेंजेस किए गए। तो अब इंडिया का यह 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ना होकर 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 से क्या हुआ, 16 आपकी स्टेट्स बनी एंड 6 यूटीज बनी। ठीक है, ये था हमारे देश की अरेंजमेंट 1956 में। अब 1956 के बाद कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, पूरी कहानी है अपने आप में। ठीक है, या 1956 में कुछ स्टेट्स को अरेंज किया गया, मैं बताती हूँ। पहले जैसे केरला को लेकर के आए, ठीक है, केरला में क्या क्या, त्रवणकोर, कोचीन को और मलाबार, कसारगोड, इन तीनों को मिलाकर के बनाया है। तो बेसिकली ये क्या है कि मैं ये आपको भेज दूंगी, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट बनी, तो उसमें क्या क्या मिक्स हुआ था। ठीक है, देन जैसे आंध्रा था तो तेलुगु स्पीकिंग एरिया को मद्रास के अलग किया गया और बनाया गया। एमपी में मध्य भारत, भोपाल और विंध्य भारत को मिक्स किया गया, है ना। तो ये सारी अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए। सौराष्ट्र और कच्छ को कहां मिला दिया गया, बॉम्बे में मिला दिया गया। ये हुआ अरेंजमेंट 56 में। देन ये कहता है एक नई यूटीआई, जिसका नाम क्या था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीवी, जिसको बाद में लक्षद्वीप कहा जाने लगा। पहले इसका नाम क्या था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीवी। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसी को लक्षद्वीप को एक और नाम से बुलाया जाता है ज्योग्राफी में, अगर आपने पढ़ा हो तो। व्हाट इज दैट? कैनोर आइलैंड्स कहा जाता है, इसको नोट कर लेना। कैनोर आइलैंड्स बेसिकली CANNORE, कैनोर आइलैंड्स। केरला का कुन्नूर है ना, जो उस डिस्ट्रिक्ट से बेसिकली नाम लिया गया है इसका, कैनोर आइलैंड। तो पिक्चर आती है स्टेट्स आफ्टर 1956, 1956 के बाद कौन कौन सी स्टेट्स बनती है। तो पहली स्टेट कौन सी बनी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, 1960 में। बॉम्बे नाम का प्रोविंस था ना, अकेला ही बॉम्बे नाम का एक प्रोविंस था यहां पर। बॉम्बे का कहा है जी, देखो मराठी बोलने वाले हैं वो महाराष्ट्र में चले जाओ, और जो गुजराती बोलने वाले हैं उनके लिए गुजरात बना देते हैं। बॉम्बे को अलग कर लिया गया। ठीक है, तो बेसिकली गुजरात बिकेम योर 15th स्टेट। ठीक है, 14 स्टेट्स की अरेंजमेंट थी। मैंने 16 बोल दिया था क्या पीछे? अच्छा अच्छा, 14 स्टेट थी, उसको चेक करना दूसरी स्लाइड पे। हाँ, क्योंकि एक जगह गलत हो जाता ना, पूरा गलत। हाँ, 14 स्टेट थी, मैंने इसमें, अच्छा ये 3 फिर यहां मिला दी ना। ठीक है, 16 बेसिकली आपकी 14 स्टेट थी, 15th बनी आपकी गुजरात।
ठीक है। आफ्टर दैट दादर एंड नगर हवेली की बात आती है। दादर एंड नगर हवेली पोर्चुगीज रूल करते थे वहां पर। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1954 से 61 तक लोगों ने खुद वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर चुन करके वो किया, रूल किया। एंड 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961 से दादर नगर हवेली नाम की यूनियन टेरिटरी बनी। ठीक है, अब तो दादर नगर हवेली को दमन दीव को मिक्स कर दिया है दोनों को। ठीक है, तो ये बेसिकली 1961 में आपकी बनी। उसके बाद आता है आपका गोवा, दमन एंड दीव। ठीक है, पोर्चुगीज थे, गोवा को तो पुलिस एक्शन से वहां से पोर्चुगीज से लिया गया था 1961 में, और इसको यूटी बनाया गया बाय 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, फिर 1987 में गोवा को फुल स्टेटहुड दे दिया गया। फिर आता है आपका पुडुचेरी, फ्रेंच थे वहां पर, फ्रेंच एस्टैब्लिशमेंट थी। 4 पार्ट में डिवाइडेड है आपकी पुडुचेरी। ये मैप पे ड्रॉ करनी, चलो ये होमवर्क है फिर आज का, मैप पे ड्रॉ करना है पुडुचेरी की चारों पार्ट कहां का है। पुडुचेरी, कराईकल, माहे, येनम, 4 पार्ट में पुडुचेरी है। ठीक है, इंडिया को 1954 में हैंडओवर कर दिया गया था, इसको एक्वायर्ड टेरिटरी कहा गया उसके बाद। एंड 1962 में इसे यूटी बना दिया गया बाय 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फिर बारी आती है नागालैंड की, 1963। ठीक है, 1963 में क्या होता है कि नागा हिल्स को और त्वांगसांग हिल्स को स्टेट ऑफ असम से निकाल करके नागालैंड बना दिया जाता है, टू अपीज जो नागा पीपल थे उनको, नागा पीपल को थोड़ा सा हैप्पी करने के लिए, या वो एजिटेशन कर रहे थे उनको शांत करने के लिए नागालैंड बना दिया गया 16th स्टेट। ठीक है, 14 तक थी, 15 कौन सी बनी, 16 कौन सी बनी, हाँ इससे पहले 2 यूनियन टेरिटरी थी। ठीक है, आफ्टर दैट योर हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल। पहले ये याद रखना, ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। शाह कमीशन ने रेकमेंड किया था कि एक पंजाबी स्पीकिंग सूबा है उसको पंजाब दे दो, हिल एरिया हिमाचल प्रदेश को ट्रांसफर कर दो, और जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं उनको हरियाणा बना दो। ठीक है, शाह कमीशन की रिकमेंडेशन से मास्टर तारा सिंह ने एजिटेशन किया था, अकाली दल से थे वो, तो उन्होंने कहा था कि भाई हमें अलग चाहिए, पंजाबी स्पीकिंग अलग होना चाहिए, हिंदी स्पीकिंग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी स्पीकिंग कहां, हरियाणा, पंजाबी स्पीकिंग पंजाब रह गया, और ये जो हिल एरिया था ये हिमाचल को ट्रांसफर कर दिया एंड क्रिएटेड चंडीगढ़ अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये बेसिकली हरियाणा जो है 17th स्टेट बना, ये याद रखना 17वीं स्टेट था इंडिया की। हरियाणा का भी पेपर देना, थोड़ा सा जो हरियाणा की बात आए तो याद रख लेना, शाह कमीशन मास्टर तारा सिंह। तो 1971 में एक चेंज और किया गया, हिमाचल को यूनियन टेरिटरी से स्टेट बना दिया गया। ठीक, स्टेट बना दिया गया। फिर बारी आती है मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय की, 1920th एंड 21st स्टेट। ठीक है, ये बेसिकली इसके बाद से तो क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट के मैप को तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया। ठीक है, ये आपकी तीनों पहले यूटीज थी ना, ये यूटीज थी बेसिकली, और इनको ये सब पार्ट था, फिर स्टेटहुड बनाया गया, इनको स्टेटहुड में एलिवेट किया गया। ठीक है, और 2 यूटीज तो थी ही, मिजोरम एंड अरुणाचल, ये क्रिएट की गई। मिजोरम एंड अरुणाचल 2 यूनियन टेरिटरी की तरह से इनको क्रिएट किया गया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इनको कहा जाता था पहले। ठीक है, बाद में इनको स्टेट बना दिया गया। तो अब इनके साथ, मेघालय के साथ इंडिया में टोटल स्टेट्स कितनी हो गई, 21। ठीक है, 21 हो गई। सिक्किम की बात करें, सिक्किम की स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। 1947 से पहले चोग्याल नाम के रूलर्स थे यहां पर, जो रूल करते थे सिक्किम को। 1947 में जैसे ही ब्रिटिशर्स गए तो उनकी भी पैरामाउंसी खत्म हो गई यहां से, तो चोग्याल रूलर्स थे वहां पर, इसको क्या बना लिया इंडिया ने, अपनी प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना लिया। प्रोटेक्टोरेट स्टेट क्या होती है,
एक छोटी स्टेट को जब कोई बड़ी स्टेट प्रोटेक्शन देती है कि अगर किसी ने इस पे हमला किया तो मैं कंसिडर करूंगा कि मेरे ऊपर किया गया, ठीक है, तो उसको सुरक्षा देता है, उस स्टेट को क्या कहेंगे, जिसकी सुरक्षा हो रही है, प्रोटेक्टरेट स्टेट। तो सिक्किम को प्रोटेक्टरेट स्टेट बना लिया गया इंडिया की। मतलब बेसिकली क्या था कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड कम्युनिकेशन, ये तीन सब्जेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहेंगे, बाकी ये अलग से अपना कुछ भी कर सकते हैं। कौन कौन से? डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड थर्ड इज कम्युनिकेशन। ये सरकार अपने पास रखेगी, बाकी पे खुद हो सकता है। 1974 में क्या होता है, 47 से उल्टा कर रहे हैं, 1974 में क्या होता है, सिक्किम के लोगों को लगता है कि हमें तो इंडिया के साथ और भी ज्यादा ग्रेटर एसोसिएशन चाहिए, ठीक है, हमें और ज्यादा एसोसिएटेड होना है, सिर्फ प्रोटेक्टरेट स्टेट बनकर के नहीं रहना है। तो 1974 में बेसिकली उसके बाद आया आपका 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974, जिसके तहत एसोसिएटेड स्टेट बना दिया गया इसको। प्रोटेक्टरेट से कैसी स्टेट बना दिया गया? एसोसिएटेड स्टेट। कि लो तुम्हें ज्यादा एसोसिएशन चाहिए था, हम आपको एसोसिएटेड स्टेट बना देते हैं, ठीक है, पर ऐसी कोई कैटेगरी पहले थी नहीं, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, दो चीजें इंसर्ट करनी पड़ी, आर्टिकल 2A एंड 10th शेड्यूल, ये बनाना पड़ा सरकार को, क्योंकि ऐसी कोई कैटेगरी ऑफ स्टेट थी ही नहीं, तो उसको क्रिएट करने के लिए ये चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में लाने पड़े। क्या लाना पड़ा कि 2A बनाया गया एंड 10th शेड्यूल बनाया गया। अब लोगों को 1974 के बाद 1975 में कि जी इससे भी काम नहीं चल रहा, अब हमें क्या करना, हमें तो आपकी पूरी फुल फ्लेज स्टेट बनना है, हमें तो इंडिया के साथ आना है, ठीक है, तो फिर आया आपका 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975, ठीक है। तो आपको कहे कि सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट का हिस्सा बना 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 35 से नहीं, ऑप्शन में आया तो 35 से क्या बना था, एसोसिएटेड स्टेट बना, 36 से क्या बना, फुल फ्लेज स्टेट बन गया। तो उसने क्या किया, इसको रिपील कर लिया, है ना, क्योंकि एसोसिएटेड स्टेट ही नहीं रहा, तो आर्टिकल 2A का क्या मतलब, है ना, तो आर्टिकल 2A को हटा दिया गया, 10th शेड्यूल में से भी इस चीज को हटा दिया गया एंड फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 से, ठीक है। तो इसको कहा, और हमने, और इन्होंने इसके साथ क्या किया कि फर्स्ट शेड्यूल में चेंज करना पड़ेगा, देन योर फोर्थ शेड्यूल में चेंज करना पड़ेगा, और फिर एक नया आर्टिकल लेकर के आए 371F फॉर सिक्किम, कि आप स्पेशल हो। 370 जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, 371 में कितनी सारी थी वो स्टेट्स, उन सबको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, तो 371F के तहत सिक्किम को मिला हुआ, ठीक है। तो 35th कॉन्स्टिट्यूशन 36 में क्या किया, इनको रिपील कर लिया और फर्स्ट में चेंज किया, फोर्थ में चेंज किया एंड 371F आर्टिकल लिया है। समझ आ गई सिक्किम की स्टोरी। सिक्किम वाज अ स्टार्टिंग में प्रोटेक्टरेट स्टेट, लोगों ने कहा कि नहीं हमें तो ज्यादा एसोसिएशन चाहिए, तो 74 में क्या कर दिया गया, उसको अपनी एसोसिएटेड स्टेट बना दिया गया, आर्टिकल इंसर्ट कर दिया गया 2A एंड 10th शेड्यूल। फिर लोगों ने कहा कि नहीं हम तो रेफरेंडम से आपको ये पावर देते कि हम तो अब इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। रेफरेंडम हुआ, लोगों ने इच्छा जाहिर की कि हम इंडिया का फुल फ्लेज पार्ट बनना चाहते हैं, तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 आया, उसके तहत क्या आया, फर्स्ट शेड्यूल में चेंज किया गया, फोर्थ शेड्यूल में चेंज किया गया, आर्टिकल 371F आया और इनको रिपील कर दिया गया क्योंकि अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ सिक्किम। आफ्टर दैट आता मिजोरम, अरुणाचल एंड गोवा। अरुणाचल तो 1972 तक यूटी था, यूनियन टेरिटरी था, उसके बाद स्टेट बना है, तो ये तीनों बनी 1987 में, ठीक है। 23rd, 24th एंड 25th स्टेट, ठीक है। अब 25 स्टेट हो चुकी हैं इंडिया में। मिजोरम के साथ वो पीस अकॉर्ड साइन करके बना था, मिजो पीस अकॉर्ड साइन हुआ था, तब मिजोरम को स्टेट बना दिया गया था, ठीक है। तो आफ्टर दैट ये आपकी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। झारखंड 2000 में आई, तीनों स्टेट्स 2000 में, तो झारखंड को किससे अलग किया गया,
बिहार से, एंड उत्तराखंड को किससे, यूपी से, इसको एमपी से अलग किया गया 2000 में। ठीक है, 3 स्टेट्स बना दिए गए। तो अब टोटल स्टेट्स कितनी हो गई, 28। ठीक है, 28 स्टेट हो चुकी है इंडिया की। आफ्टर दैट आता है आपका तेलंगाना। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, ठीक है, इससे आंध्र प्रदेश बना, सॉरी आपका तेलंगाना बना। ठीक है, तो 29th बन गई स्टेट, तेलंगाना वॉज 29th स्टेट। ठीक है, अब उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को का स्टेटहुड खत्म किया गया, तो फिर से कितनी हो गई 28 और यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, कौन सी 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया, ठीक है, लेजिस्लेचर किसके पास है दोनों यूनियन टेरिटरीज में से, हाँ ठीक है, ये पता होनी चाहिए बातें। ठीक है, अब कुछ स्टेट के नाम की लिस्ट है, नाम चेंज हुआ था। सबसे पहली स्टेट ऐसी कौन सी थी जिसने अपना नाम बदला, यूनाइटेड प्रोविंस, जिसने अपना नाम बदल कर क्या कर लिया, यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 1950 में सबसे पहली स्टेट यही थी। दूसरी बनती है आपकी मेड्रास, मेड्रास ने अपना नाम किया तमिलनाडु। देन मैसूर ने किया कर्नाटका। देन आता है आपका लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड आनंदीवीस ने लक्षद्वीप बदल लिया अपना नाम। आफ्टर दैट यूटी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसने अपना नाम बदल करके क्या रखा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, और ये बेसिकली 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 से हुआ, ये याद रखना, दिल्ली वाला याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट उत्तरांचल ने अपना नाम बदला, उसको उत्तराखंड किया 2006 में, क्योंकि वो अलग हुआ ना, जब एज एन उत्तरांचल हुआ था वो वेस्टर्न यूपी, और पता नहीं फिर वो बेचारा जाकर के कहां सेटल हुआ है, उत्तराखंड पे सेटल हुआ है, उसको पता ही नहीं था मेरा नाम क्या है लास्ट तक भी। ठीक है, तो 2006 में उसको पता चला कि मैं उत्तराखंड ठीक हूं। देन पुडुचेरी, पौंडीचेरी था, उसने अपने नाम को पुडुचेरी कर लिया सेम 2006 में। ठीक है, आफ्टर दैट उड़ीसा, ORISSA था उसका नाम, तो उसने 2011 में अपने आप को क्या बदल दिया, उड़ीसा, ODISHA, उड़ीसा। ठीक है, तो ये स्टेट से जिन्होंने अपने नाम चेंज किए, बस इतना जानोगे सबसे पहले किसने किया, यूपी ने। ठीक है, और एक दिल्ली का याद रख लेना कि इसको पहले क्या कहते थे, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, अब उसको क्या कहने लगे, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया, 1991 से। ठीक है, चलिए, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आर्टिकल सारे साथ के साथ लर्न करते जाना है जितना। अभी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें से, दे कैन आस्क। 552 बेटा, 49 उसके बाद से वो 3 और बची थी ना, उनको फिर हैदराबाद वॉज पुलिस सेक्शन उससे ऑपरेशन पोलो से, है ना। और किसी को कोई क्वेश्चन है?